दोस्तों आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। आज मंडे, नए वीक की नई शुरुआत। बट आज की कहानी की शुरुआत बेहद अफसोसनाक तरीके से। पिछले 2-3 दिनों में आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा होगा। एक 23 साल की लड़की की ये तस्वीर है। 2-2.25 मिनट तक वो उस वीडियो में बहुत कुछ कहती है और मुझे लगता है कि जो भी कहती है वो उसे सुनने के बाद हर शख्स बेचैन हो जाता है। पूरे वीडियो की सबसे ख़ास बात यह है कि वो लगातार उस वीडियो में ज़्यादातर मुस्कुरा रही है, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द है उसको शायद हम लोग बयान नहीं कर सकते। आप में से कई लोगों ने ये कहा पिछले कई दिनों से, चूँकि 2 दिन से, ये जो अहमदाबाद की आयशा बानो मकरानी, ये उसकी कहानी है। एक लड़की जब बड़ी होती है, हर माँ बाप का सपना होता है, ख्वाब होता है कि उसकी शादी हो, अच्छा ससुराल मिले, हंसी खुशी रहे, और इसी के ऊपर माँ बाप की सारी खुशियाँ भी टिकी रहती हैं। लेकिन अफसोस आज से नहीं, ना मालूम कितने बरसों से हमारे यहाँ दहेज नाम का जो राक्षस है उसने ना मालूम कितनी लड़कियों की जो खुशियाँ थी उसमें आग लगा दी। कितने तरह की ऐसी कहानियाँ आई पहले, बहुत पहले, याद होगा सालों पहले, किरासन तेल डालकर बहुओं को जलाने की खबरें आम होती थी। धीरे धीरे लगा वक्त बदल रहा है, दौर बदल रहा है, 21वीं सदी में पहुंच गए, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन आ गया, शायद सोच भी बदले लोगों को, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है नहीं। हाँ, एक दौर था जब दहेज हर बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए खुशी से देता था, लेकिन आज हालत ये है कि बेटी की खुशी के लिए बाप को मजबूरन दहेज देना पड़ता है, क्योंकि अगर न दे तो फिर बेटी की खुशियों में आग लग सकती है। ये कहानी आयशा की है, 23 साल की एक लड़की की, जो अहमदाबाद में रहती थी। अहमदाबाद के जिस इलाके से वो आती है, अलमीना पार्क, वतवा एक इलाका है अहमदाबाद में, और अलमीना पार्क में रहती आयशा। इनके जो वालिद हैं, पिता, वो एक टेलर दर्जी का काम करते हैं और फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सबकी परवरिश की और सब कुछ अच्छी तालीम दी। लेकिन जाहिर सी बात, उनकी कमाई बहुत ज़्यादा थी नहीं। लियाकत और आयशा के ननिहाल, बल्कि आयशा का जो ननिहाल था वो राजस्थान के जालोर में पड़ता है। जालोर में ननिहाल था तो अक्सर आयशा का आना जाना था बचपन से ही, और आयशा के माँ बाप भी जाते थे। आयशा के वालिद के एक रिश्तेदार का बेटा, जिसके साथ आरिफ बचपन से ही, चूँकि दूर का रिश्तेदार लगता था, तो दोनों की मुलाकात हुई, जान पहचान होती थी। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। आयशा को आरिफ से, आरिफ को आयशा से प्यार भी हो गया, और इसके बाद चूँकि कोई इशू था नहीं, जुलाई 2018 में आरिफ और आयशा की शादी कर दी गई। आरिफ जो है वो जालौर में ही एक ग्रेनेड फैक्ट्री में सुपरवाइज़र था। उसके फादर जो थे वो भी एक फैक्ट्री में मुलाजिम थे। धीरे धीरे दोनों ने कुछ पैसे बचाए, 3-4 उन्होंने शायद दुकानें और बाकी चीज़ें ली, जिससे किराए पे चढ़ाया, उससे और भी थोड़ी आमदनी हुई। तो कुल मिला के सब कुछ ठीक ठाक था। आरिफ सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहता था, फेसबुक पर भी, और बहुत सारी वो लव मोहब्बत इन सब के पोस्ट भी डालता था। तो दोनों की मर्ज़ी और दोनों के घर वालों की मर्ज़ी से जुलाई 2018 में आयशा की शादी आरिफ से हुई। अब आयशा अहमदाबाद से अपने ससुराल जालौर पहुंच गई। जालौर से उसको अपना लगाव था, क्योंकि ननिहाल था, नानी वहाँ रहती थी, मामा वहाँ रहते थे, तो कोई बेगानापन सा लगा नहीं। लेकिन अफसोस, अब जब ऐसा लगा था कि सारी खुशियाँ जो हैं अब आयशा के दामन में होंगी शादी के बाद, लेकिन ये थोड़े ही दिनों का सपना था। जुलाई में शादी होती है 2018 में, और दिसंबर आते आते आरिफ और उसके घर वालों का रंग रूप सब कुछ बदल जाता है। वो आयशा से पैसों की डिमांड करने लगते हैं। अब आयशा के घर वालों के पास इतने पैसे थे नहीं, लेकिन फिर भी वो डिमांड उनका जारी रहता है, और इसी के बाद वो जब तब उससे कहते हैं कि तुम पैसे दो। दिसंबर 2018 को पहली बार दहेज की फिर फरमाइश होती है। हालांकि आयशा के वालिद ने अपनी हैसियत के मुताबिक जितना भी हो सकता था शादी में सब कुछ दिया था, लेकिन जुलाई में शादी होती है और दिसंबर में पैसे की फरमाइश होती है।
और डिमांड पूरी नहीं होती तो आरिफ क्या करता है कि आयशा को लेता है और जालौर से अहमदाबाद पहुंचता है और अहमदाबाद में आयशा के घर उसे छोड़कर वापस चला आता है। वापस आने के बाद अब ये थी कि पैसा दो तो फिर बेटी को भेज दो। किसी तरह बातचीत होती है, घर वाले वादा करते हैं कि हम देंगे और इसी के बाद कुछ पैसे देते हैं और पैसे मिलने के बाद फिर लालची आरिफ और उसके घर वाले आयशा को वापस बुला लेते हैं। लेकिन ये शुरुआत थी। इसके बाद 2019 में कुछ महीने बाद फिर एक बार यही कहानी शुरू होती है। फिर उसे वापस 2019 में एक बार अहमदाबाद भेज दिया जाता है। अच्छा, जब शादी के बाद बेटी और दामाद एक साथ आता है या आते हैं तो घर वालों को अच्छा भी लगता है कि चलो दोनों खुश हैं। लेकिन अगर बेटी को अकेला भेज दिया जाए तो घर वालों को ये मैसेज मिल जाता है कि मामला गड़बड़ है। तो एक बार हो चुका था, दूसरी बार 19 में फिर हुआ। आयशा को फिर भेज दिया और फिर वही फरमाइश। बड़ी मुश्किल से आयशा के वालिद लियाकत ने 1.5 लाख रुपए का इंतज़ाम किया और वो 1.5 लाख रुपए आरिफ को दिए। 1.5 लाख रुपए मिलने के बाद आरिफ और उसके घर वाले वापस आयशा को ससुराल ले आते। लेकिन शायद शुरुआत में गलती थी, या ये भी है कि माँ बाप अपनी बेटी की खुशी चाहता था, मजबूरी में पैसे दिए। लेकिन यहाँ अब एक आदत और लालच बढ़ने लगा। इसके बाद फिर कुछ वक्त बीता और 2020 में जनवरी की बात है, फिर से पैसे की डिमांड आ गई। जब पैसे नहीं मिले, क्योंकि बिहार में ही 1.5 लाख रुपए कर्ज और इधर उधर से लेकर आयशा के वालिद ने दिया था, तो फिर 26 जनवरी 2020 को वापस छोड़ दिया, ले जाकर अहमदाबाद में। जब वापस छोड़ा तो फिर घर वालों को लगा, फिर किसी तरह से उन्होंने इंतज़ाम किए, फिर कुछ पैसे के इंतज़ाम किए, फिर पैसे दिए गए और वापस फिर आयशा जो है अपने ससुराल पहुंच गई। लेकिन 2 महीने बाद मार्च में एक बार फिर से पैसे की फरमाइश हुई और इस बार फिर चौथी बार आयशा शादी के 3 साल के अंदर अंदर, बल्कि 2 साल, क्योंकि 21 तो अभी शुरू ही हुआ है, वापस अहमदाबाद अपने मायके भेज दी गई थी। अब बार बार का पैसे और बार बार का ये सारी चीज़ें, घर वाले टूट गए। आयशा जिसकी उम्र जब शादी हुई थी करीब 20 साल थी, 23 की हो गई थी। अब उसके दिल पे एक बड़ा गहरा चोट भी लगा कि उसके माँ बाप उसके लिए कब तक परेशान होते रहेंगे, किस किस के आगे हाथ जोड़ेंगे, कहाँ कहाँ से पैसे लाएंगे। और दूसरा उसे जो धक्का लगा था वो ये था कि चूँकि बचपन से दोनों मिलते थे, आरिफ और ये, और दोनों को प्यार हुआ था एक दूसरे से और दोनों ने मर्ज़ी से शादी की थी, घर वालों की भी रजामंदी थी। लेकिन शादी के बाद आरिफ का ये रूप वो हज़म नहीं कर पाई और यहीं से आयशा टूटने लगी। और सबसे बड़ा उसे धक्का ये था कि वो शायद अपने माँ बाप पे बोझ बन गई, जो उसकी वजह से परेशान हो रहे, जबकि शादी के बाद उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जानी चाहिए थी। इस दौरान में जब पानी से ऊपर उठ गया तो आयशा के घर वालों और आयशा ने वतवा पुलिस स्टेशन अहमदाबाद में हरासमेंट और इन सारी चीज़ों का केस दर्ज कर दिया। और इसकी भी एक कहानी थी। बीच में शादी के बाद आयशा प्रेग्नेंट हो गई, बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन दहेज के लालच ने वक्त से पहले उसके गोद को भी उजाड़ दिया। एक दिन गुस्से में चूँकि मारता पीटता भी था आरिफ, और इसी दौरान एक बार मारपीट के दौरान वो जो बच्चा है वो मिसकैरेज हो गया और आयशा माँ बनने से रह गई। इसी के बाद वतवा पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखाई डोमेस्टिक वायलेंस का और ये सारी चीज़ों का। अब इस रिपोर्ट के बाद जाहिर सी बात है कि रिश्ते और ख़राब हो गए। आरिफ और उसके घर वाले अब आयशा को अपनाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन बातचीत और रिश्तेदारों के ज़रिए सुलह सफाई की कोशिश जारी थी, पर वो कोई काम आया नहीं। इधर आयशा अब लगातार परेशान रहने लगी। अहमदाबाद पहुंचकर अब उसे लग गया था कि वापस शायद ससुराल इस बार ना जा पाए, तो उसने ICICI में एक छोटी मोटी नौकरी पकड़ ली ताकि घर वालों के ऊपर बोझ भी ना बने और अपनी ज़िंदगी जीने लगी। इस दौरान में वो बीच बीच में जब भी मौका मिलता आरिफ से गिड़गिड़ाती, मिन्नत करती कि उसे वापस बुला ले, फिर से शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करते हैं। लेकिन आरिफ नहीं माना। इधर केस चल रहा था। आयशा के वालिद लगातार बीच बीच में जालौर जाते, अपनी बेटी के घर बसाने की आखिरी कोशिश तक करते रहे। इसी बीच में हुआ ये कि अभी 4-5 दिन पहले आखिरी बार लगातार अब फ़ोन कर रही है आयशा और आरिफ फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो एक दिन उसने फ़ोन किया और उसने उठा लिया और उसने कहा कि देखो मतलब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, हम लोग साथ रहते हैं। और अगर आरिफ ने मना कर दिया तो उसने कहा कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो तो फिर मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। और
मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी। पलट के आरिफ ने कहा कि तुम्हें जो करना है करो, मरना है मर जाओ, और एक काम करना, मरने से पहले एक वीडियो अपने मरने की भी भेज देना। ये बात आयशा के शायद दिल में उतर गई, इसलिए कि आखिर में जब वो मर रही थी तो ख्वाहिश वो आरिफ की ही पूरी कर रही थी, क्योंकि वो अपने मरने की तस्वीर उतार रही थी, अपने मरने का वीडियो बना रही थी, आखिरी मैसेज दे रही थी, और ये मैसेज आरिफ के लिए था और उसके घर वालों के लिए। इसी के बाद 3 दिन पहले, थर्सडे की बात है ये, सुबह 9 बजे करीब आयशा अपने घर से निकलती है, अलीमा पार्क से अहमदाबाद में ऑफिस जाती है। ऑफिस ख़त्म करने के बाद वो 4 साढ़े 4 बजे जो अहमदाबाद में एक रिवर फ्रंट है वहाँ पहुँचती है, और वहाँ पहुँचकर एक वीडियो शूट करती है। 2 से सवा 2 मिनट का ये वीडियो आपने देखा होगा। इस कहानी में भी मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो अलग से, तो आप देखें। तो वो एक वीडियो शूट करती है और उस वीडियो में पूरा अपना मैसेज देती है। इस वीडियो की सबसे रुलाने वाली बात यह है कि इस वीडियो में ज़्यादातर जगह पर आयशा हंस रही है, लेकिन इस हंसी के पीछे उसका दर्द जो है वो साफ झलक रहा है। वो कहती है कि मुझे ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे मिले, मेरे दोस्त बहुत अच्छे मिले, पर पता नहीं क्यों मेरा नसीब क्यों ख़राब था। उसने एक जगह ये भी कहा कि कई बार ज़रूरी नहीं है कि निकाह करने के बाद भी प्यार मिले, ये आरिफ के लिए था। उसने ये भी कहा अपने पिता से कि क्या करना, केस वेस करके छोड़ दीजिए, माफ़ किया। उसने ये भी कहा कि मैंने भी माफ़ किया, और ये भी कहती है कि मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। बट एक बड़ी अजीब लाइन कहती है, और वो लाइन झकझोर देती है। वो लाइन ये है कि या अल्लाह ऊपर वाले से कहती है कि मुझे अब कभी इंसानों के बीच मत भेजना, मुझे इंसानों का चेहरा नहीं देखना। एक दुनिया में एक इंसान जो इंसानों के बीच में परवरिश पाता है, पलता है, बढ़ता है, और वो ये कह रहा है कि मुझे इंसानों के बीच अब कभी मत भेजना। और वो नदी से कहती है कि तुम मुझे अपने हाथ में समा लेना। ये वीडियो रिकॉर्ड करती है। इस वीडियो के दौरान में 1-2 बार शायद कुछ आसपास से लोग गुजरते हैं। आयशा वहाँ पे थोड़ी सी रुकती भी है, शायद उसे लगता है कि उसका जो करने जा रही है वो पता ना चल जाए। फिर बोलना शुरू करती है और आखिर में अलविदा कहती है। वीडियो बनाने के बाद वो कॉल करती है अपने घर पे। इसके बाद वो अपने माँ बाप से बात करती है। माँ बाप पूछते हैं कहाँ हो, वो कहती है मैं रिवर फ्रंट पे हूँ। और फिर वो बताती है कि मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ, मरने जा रहे हैं। इसके बाद माँ और बाप अपनी बेटी के आगे बेबस गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि वहाँ वो कितनी दूर है उनसे, और अगर वो कोई ऐसा कदम उठाती है तो शायद वक्त पे ना पहुँच पाए। माँ रोने लगती है। माँ के रोने का वास्ता बाप जो है वो आयशा को देता है। फिर बाप खुद कस्में देता है, कुरान शरीफ की कसम खिलाता है कि तुम ऐसा कदम नहीं उठाओगी। यहाँ तक कहता है कि मैं कल जालौर जा रहा हूँ मसले के हल करने के लिए, तो तुम बेफिक्र रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ये कहती कि नहीं, मुझे मालूम है आरिफ कभी मुझे नहीं मिलेगा। बार बार कस्में दे के उसे रोकने की कोशिश की जाती है। आखिर में बाप ये कहता है कि अगर तुमने कोई ऐसा कदम उठाया तो मैं भी आत्महत्या कर लूँगा और पूरे घर वालों को मार दूँगा। तब यहाँ पे आयशा कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँगी। वो कहते हैं कि मैं किसी को भेज रहा हूँ, और नहीं तो फिर लास्ट में ये भी है कि तुम कोई वहाँ से टैक्सी ऑटो पकड़ कर जो भी है तुम आ जाओ। तब यहाँ पे आयशा कहती है ओके मैं आती हूँ। वो अपनी जगह बताती कहाँ पे, और फिर कहती मैं आ रही हूँ। इसके बाद फ़ोन कट जाता है, लेकिन आयशा अपना आखिरी वादा पूरा नहीं करती है। बाप को ये कहकर कि मैं आ रही हूँ, फ़ोन काटती है। इसके बाद वो अपना फ़ोन और पर्स, जिस जगह का ये वीडियो है, पीछे आप सीन देख रहे होंगे, उस वीडियो में जो नदी है शायद साबरमती, तो अपना फ़ोन जिसमें उसने वीडियो रिकॉर्ड किया, उस वीडियो को वो आरिफ को भेजती है। और ये ऑडियो, उसकी बातचीत ऑलरेडी रिकॉर्ड थी। उसके बाद ये फ़ोन और अपना पर्स वो नदी के किनारे वहीं पर रखती है और शाम को नदी में छलांग मार देती है। जो उसने कहा सेम वैसा ही किया। इत्तेफाक से कुछ लोगों ने उसे नदी में कूदते हुए देख लिया। उन्होंने शोर मचाया, पुलिस वहाँ पे आसपास में थी, पुलिस आई, फायर ब्रिगेड भी थी। और ऐसे कई बार लोग एक्सीडेंटली या गिर जाते हैं तो गोताखोर वो लोग होते हैं, तो इत्तेफाक से देख लिया था। आनन फानन में रेस्क्यू टीम नदी में उतरती है, लेकिन तब तक बहुत मिनट बीत चुके थे। आयशा डूब चुकी थी, आयशा की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी लाश को निकाल लिया जाता है।
इसके बाद उस मोबाइल के ज़रिए आयशा की ये पूरी आखिरी कहानी सामने आती है, जो उसने मैसेज वीडियो में रिकॉर्ड किया था, और वो ऑडियो रिकॉर्ड था। माँ बाप ने ऑलरेडी बात सुनी थी। इधर आयशा जब तक पहुँचती नहीं है घर, माँ बाप परेशान, चूँकि उसने जगह बता रखी थी रिवर फ्रंट, भाग कर वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पे पता चलता है कि अभी अभी कोई एक लड़की ने छलांग मारी है। सारी कहानी सामने आती है। कुछ देर के बाद बेटी की लाश भी उनके सामने थी। इन सारी कहानी, इस वीडियो मैसेज, इस ऑडियो को देखने के बाद अहमदाबाद की वतवा पुलिस 306 अबेटमेंट टू सुसाइड, खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला आरिफ और उसके घर वालों के खिलाफ दर्ज कर लेती है। इसके बाद अहमदाबाद की एक पुलिस टीम जालौर पहुंचती है। जालौर में चूंकि आरिफ ये वीडियो मैसेज ऑलरेडी देख चुका था थर्सडे को ही, और उसे पता था, रात होते होते उसे आयशा की मौत की खबर भी मिल गई, चूंकि रिश्तेदार भी एक थे, सब कुछ। उसी रात कहते हैं आरिफ अपने पूरे परिवार के साथ जालौर के अपने घर से भाग गया। उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ। हमारा रिपोर्टर, हमारे जो है नरेश खिलेरिया, वो भी गए थे, लेकिन वो घर बंद है और वो गायब है। अहमदाबाद की पुलिस टीम जालौर में भी, पाली में भी वो दबिश दे रही जहाँ उसके होने की उम्मीद है, और तीसरा एक सिरोही में भी। तो 3 अलग अलग जगहों पे इस वक्त टीम आरिफ और उसके पूरे परिवार को ढूंढ रही है, ताकि जो उसने आयशा के साथ किया उसकी उसे सजा मिल सके। बात यहां सिर्फ आयशा की नहीं है। ये जो दहेज है, जो मैंने आपको कहा कि एक ज़माना था जब बाप अपनी खुशी से बेटी और दामाद को दहेज देता था, लेकिन अब बेटी की खुशी के लिए दहेज देना पड़ता है। ये बड़ा गंभीर सवाल है। जो हमारे एनसीआरबी के आंकड़े हैं, वे बताते हैं कि हर साल सिर्फ दहेज के लिए, मतलब सिर्फ दहेज भी नहीं, ऐसे समझिए कि सिर्फ हर साल 7,000 से ज़्यादा आयशा 7,000 से ज़्यादा आयशा दहेज की वजह से मर जाती है। 2017 में 7,466 डॉरी रिलेटेड डेथ हुई, दहेज की वजह से महिलाएं मर गई। 2018 में 7,166 7,166 इंडिया में डॉरी डेथ हुई। 2019 में 7,115 7,115 महिलाएं, ये कहें कि 7,115 आयशा इसी दहेज की वजह से मर गई। कानून है, 498A है, दहेज के खिलाफ सब कुछ बातें हैं, लेकिन होता कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी एक वजह है, दहेज असल में, और दहेज जैसी बीमारी को रोकना सिर्फ कानून के अकेले बलबूते की बात है ही नहीं। कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिनको आम आदमी ही रोक सकता है, वैसे ही दहेज है। दहेज पुलिस के डंडे से, पुलिस की धमकी से, IPC से नहीं रुक सकता। दहेज रुकेगा आम लोगों से। हर शख्स ये ठान ले कि वो अपनी बेटी की जब शादी करेगा दहेज नहीं देगा, तो ये मसला हल हो सकता है। हर शख्स ये ठान ले कि वो अपने बेटे के लिए दहेज नहीं मांगेगा, तो भी ये मसला हल हो सकता है। लेकिन ये बातें बरसों से हो रही हैं, पर आज भी आयशा जैसी लड़कियां मर जाती हैं, तो मालूम नहीं कब रुकेगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आयशा की मौत हुई है, मुझे लगता है ये आरिफ और उसका परिवार, जो उनका चेहरा है समाज में, उसको उजागर करना चाहिए। जालौर के लोगों को उनका बायकॉट करना चाहिए। और ये बात सिर्फ एक लड़की की मौत की नहीं है। जब तक एक शुरुआत नहीं होगी, तब तक लोगों के दिलों में डर नहीं बैठेगा। तो इसीलिए जितनी इसमें कानून में जो सज़ा है वो तो है ही है, बट मुझे लगता है कि कानून से बढ़कर समाज को भी इसमें उन दोनों को सज़ा देने के लिए उनके परिवार का बायकॉट, और जो बाकी जो भी रास्ता हो सकता, ताकि उन्हें अपने जुर्मों का, अपनी गलतियों का एहसास हो सके, एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 23 साल की एक लड़की यूँ हंसकराते हुए, एक मुस्कुराते हुए, अपने दर्द को छुपाते हुए वक्त से पहले जान दे दे, ये बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन हाँ, आखिर में एक बहुत ज़रूरी चीज़, ये ज़िंदगी अनमोल है। मैं तमाम लोगों से ये बार बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ। और ये ज़िंदगी में बहुत सारे इम्तिहान के वक्त आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पूरी दुनिया जो है ये किराए का घर है, हम यहाँ परमानेंट नहीं रहेंगे, ये किराएदार के तौर पर आए और अपने अपने हिस्से का कर्म करके यहाँ से वापस चले जाएंगे। और हर धर्म में है ये, हर मज़हब में है कि परमानेंट यहाँ कोई जीता नहीं है, बल्कि ज़िंदगी नेमत है ऊपर वाले की, हमें खुद से इसको छीनने का हक़ नहीं है।
दुनिया में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी तकलीफ़ें आएंगी, बहुत सारे गम आएंगे, लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी लड़ने का नाम है, जूझने का नाम है, जद्दोजहद करने का नाम है। और सबसे बड़ी बात, जो ज़िंदगी हम किसी को दे नहीं सकते, वो ज़िंदगी हमको लेने का क्या हक़ है। तो बेशक मसले बहुत सारे हों, परेशानियाँ बहुत सारी हैं, पर ख़ुदकुशी किसी भी कीमत पर हल नहीं हो सकता। ये मैं तमाम लोगों से बार बार कहता हूँ। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में कोई मुसीबत, कोई मुश्किल आए तो उसका सामना करना चाहिए। हो सकता है वक्त लगे, हो सकता है थोड़े दिन के बाद सारी चीज़ें सुधरें, तो सब्र रखना चाहिए और सामना करना चाहिए, हारना कभी नहीं चाहिए। और वैसे भी हारते कमज़ोर लोग हैं। तो आयशा ने जो भी उसके साथ हुई, जो कुछ हुआ, वो बेशक गलत हो सकता है, लेकिन आयशा का ये कदम भी गलत था। इसलिए कि आयशा के इस कदम से, आयशा ने जो कुछ किया, माँ बाप की क्या गलती थी, जो ताउम्र अब जब तक जिएंगे अपनी जवान बेटी की मौत के गम के साथ जिएंगे, तो उनका कोई कसूर नहीं था। अगर आयशा को शिकायत थी आरिफ से, ठीक है, लेकिन माँ बाप से तो शिकायत नहीं थी। और एक बूढ़े माँ बाप, एक बुज़ुर्ग माँ बाप, उनके कंधे पे अगर जवान बच्चों की लाश हो, उससे बड़ा दर्द जख्म इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। आजा, निकल जा। कहाँ पर है तू? रिवर फ्रंट पे हूँ, आ रही हूँ मैं। आज मैं मोन्टू को भेजता हूँ। हेलो सोनो, हाँ, मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पप्पा, देख, गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सो है। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना। मुझे बहुत हो गया। ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ काम नहीं करना। बस हुआ ना मॉम, बस हुआ। मैं खुद जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। मॉम बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपना करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने मुझ पानी में कूदना है, मैंने नहीं बेटा, नहीं जीना मॉम। घोष पाक बाबा की कसम, तेरे को ऐसा काम मत करना कुछ भी। मेरे नहीं जीना मॉम, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ तो कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। जाता हूँ, जालोर बोलना। चल मेरी बात सुनो, किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आजादी चाहिए तो आजादी चाहिए ना, आजादी चाहिए ना। बोलता तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस न ले। मैंने ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं मरने जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। ऐसा करना ही मत कुछ भी। वीडियो भेज दी, अब मैं बनना चाहती हूँ। बेटा, अभी थक गई हूँ यार, लाइफ से इरिटेट हो गई हूँ मैं। कब तक कैसे हूँ मैं? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चल मैं खुद जाता हूँ जालोर। जब पापा कल जालोर जाते। अब नहीं पापा, अब लेट हो गया पापा, लेट हो गया। लेट हो गया, पापा कल जा रहे हैं तो कल लेट हो गया। उसको सब बहुत समस्या कर देंगे बेटा, तू शांति रख। जी वो मैंने अब नहीं जीना, सोनो, अब नहीं जीना तेरी अम्मी पापा। है बेटा। सोनो मेरी बात सुन। अब मैं बता दी। सोनो मेरी बात सुनेगी पहले। उसे नहीं लाना मेरी लाइफ में, तो ठीक है ना, नहीं जीना मुझे अरे उसके बिना। मैं जा रहा हूँ कल जालोर। मेरे को खाली मेरी मैया को जिसे बुलाना है बुलाओ। की ले, मेरी बात सुन ले बेटा। इतना तूने सुना ना मेरा? पापा नहीं यार, मैं मेरा कब तक सुना तुमको है तकलीफ दूँ, कब तक तकलीफ दूँ देख, सबको? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु का मुबारक नाम है तेरा बेटा। उस नाम की लाज रख, उस नाम की लाज रख। मुबारक तकदीर लेके नहीं आई हूँ। नहीं, वो आयशा रज़ियल्लाहु का मुबारक नाम है तेरे को। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु की कसम है तेरे को, तू घर आएगी। बच गई तो ले जाना, घर आ बच जा गई तू बेटा। तो दफन कर देना। तू अब मेरी नहीं बात सुन, पापा, मैं अब कल नहीं जालोर जा रहा हूँ। नहीं पापा, मैं बारिश कल से बात। जालोर जा रहा हूँ। कल कुछ भी कीमत मेरा से तेरे सब सुलझा देता हूँ। बस तेरे को कलाम पाक की कसम है। देख, अब बस पापा, अब बस। तेरे को बोला ना, तू घर आ जा बेटा। अब तो मैं आरिफ से जो बात करनी कर लूँ, मैंने कर मेरी ली। बात- जो मेरी जवाब बात चाहिए नहीं सब मानेगी मिल तू। गए। नहीं मेरी बात पापा, नहीं मानेगी। अब मौत करीब, अब नहीं जीना बाबा। बहुत हुआ ना यार, कब तक परेशान होंगी मैं खुद के लिए, सबको परेशान करती रहूंगी। मेरी बात सुन, तो उससे क्या हल होगा बेटा? वो लोग मिल जाएंगे। कोई झेल नहीं जाएगा बेटे, वीडियो बना के दे दी, कोई किसी की अरे जिम्मेदारी तू नहीं मेरी है। बात सुन बेटा। देखो तेरी अम्मी रो रही है, घर आ जा बेटा। अब मैं थक गई हूँ, मैं मैं मोन्टू थक को गई भेजता हूँ। हूँ। मेरी बात सुन, मैं मोन्टू को भेज रहा हूँ। कहाँ पर है तू? कौन सी जगह पर है? बता नहीं, रिवर फ्रंट पे हूँ। तू मेरी बात नहीं सुनेगी बेटा। पापा मैं थक गई हूँ, कोई सोल्यूशन नहीं है मेरी अरे जिंदगी सोल्यूशन का। है बेटा, सब सोल्यूशन है।
सब सोल्यूशन है बेटा, मेरी बात सुन तू। वो बोलते केस नहीं किया तो फिर भी सोचता। आज तो मैं जा रहा हूँ ना, मैं कल जाके उनसे बात कर लेता हूँ, केस वेस सब वापस ले लेंगे, सब सुलझ जाएगा। वो नहीं आएगा, फिर भी मेरी अरे उसका जिंदगी में बाप भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। उसका बाप भी आएगा। एक बार मेरे पे भरोसा कर, तू मेरी बात सुन। मैंने बहुत भरोसा कर लिया। अब तू घर आ जा, बस एक बार घर आ जा तो तू मेरी बात सुन ले। तो कुरान शरीफ की कसम है, तू को घर आ जा बेटा, अरे अब नहीं आ रहा हूँ, अब मैं घर थक आ गई। जा बेटा। समझती क्यों नहीं है? नहीं तो मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा, फिर सबको मार दूंगा मैं, किसी को घर में जिंदा नहीं रखूंगा फिर। हाँ मैं आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ। समझती नहीं कोई बात को, तेरे को कह रहा हूँ तो समझती नहीं है। चल घर आ जा, चल। नहीं तो कहाँ, कौन सी जगह मैं मोन्टू को भेजता हूँ, गाड़ी लेके लेने आता है तेरे को। बोल कौन सी जगह खड़ी है तू? मैं रिवर फ्रंट पे ही बैठी हूँ। कौन सी जगह? अपन एलिस ब्रिज के पास हाँ है। हेलो, हाँ पप्पा। हाँ तो तू वहां से बाहर निकल के प्राइवेट रिक्शा करके हमें भाड़ा देता हूँ। मैं आ रही हूँ, हाँ आ जा, बाहर निकल, कलाम पाक की कसम है तेरे को। आ रही हूँ। हाँ आ जा, और मैं जा रहा हूँ कल जालोर जाता हूँ मैं। आ जा तू घर आ। तो इसीलिए आयशा के इस कदम को भी मैं सही नहीं ठहरा सकता। उसको लड़ना चाहिए था, और हो सकता है उसकी इस लड़ाई में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, क्योंकि आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें एक्टिव हैं। तो ऐसे तमाम लोग जिनको लगता है कोई सुन नहीं रहा, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको आना चाहिए, लड़ना चाहिए। लेकिन खुदकुशी करना ये कहीं से किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।